साल 1919। बीकानेर की सड़कों पर एक 12 साल का लड़का अपनी चाची से भुजिया बनाना सीखता है और इसे मात्र 2 पैसे में बेचना शुरू करता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही भुजिया उसके लिए हजारों करोड़ों रुपए के व्यापारिक साम्राज्य की नींव बनेगी और एक दिन उसका नाम हल्दीराम करोड़ों भुजिया पैकेट्स पर छपा होगा जो पूरी दुनिया में बिकेंगे। यह कहानी है भारत के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम्स की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके दादाजी अपनी छोटी सी दुकान में भुजिया बेचते थे और बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया में बहुत रुचि थी। यही कारण था कि सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने रोज घंटों मेहनत कर भुजिया बनाने की कला में महारत हासिल कर ली और बहुत जल्द ही अपने दादा की दुकान पर नियमित रूप से बैठने लगे। लेकिन अपने दादा की तरह वह सिर्फ भुजिया से थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाने से संतुष्ट नहीं थे। वह अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। की क्या बाप ज्ञानेती ही। जिस भुजिया को हल्दीराम बेच रहे थे वह बेसन से बनती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोगों को मोठ दाल बहुत पसंद है। वहां के लोग कई व्यंजनों में मोठ दाल का उपयोग करते थे। इसीलिए हल्दीराम ने अपनी भुजिया में बेसन के साथ मोठ दाल मिलाकर बनाना शुरू किया। लोगों को उनकी यह नई भुजिया बेहद स्वादिष्ट लगी और यह तुरंत हिट हो गई। लेकिन हल्दीराम यहीं नहीं रुके। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी भुजिया थोड़ी मोटी और नरम है, लेकिन अगर वह इसे पतला और कुरकुरा बना सकें तो ग्राहकों का अनुभव और भी बेहतर हो जाएगा। इसके लिए उन्हें पहले अपने घोल को पतला बनाना पड़ा और साथ ही एक ऐसी जाली की जरूरत थी जिसके छेद साधारण जाली से छोटे हों ताकि पतली भुजिया तैयार हो सके। उन्होंने बाजार में कई जाली बनाने वालों के साथ मिलकर एक परफेक्ट जाली बनाने के लिए काम किया और अपने घोल के कई रूप भी आजमाए। आखिरकार कई महीनों के प्रयोग के बाद उन्होंने एक परफेक्ट पतली और कुरकुरी भुजिया तैयार कर ली। इस नई भुजिया ने बिक्री को कई गुना बढ़ा दिया, लेकिन हल्दीराम का नवाचार केवल भुजिया की रेसिपी तक ही सीमित नहीं था। दरअसल हल्दीराम ब्रांडिंग के भी गुप्त जीनियस थे। बाजार में कई अन्य दुकानें भी भुजिया बेचती थीं, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि उनकी भुजिया की अहमियत ग्राहकों के मन में साधारण भुजिया से कई गुना ज्यादा हो। हल्दीराम जानते थे कि महाराजा डूंगर सिंह बीकानेर के सबसे लोकप्रिय राजा थे और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी भुजिया का नाम महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर डूंगर सेव रख दिया। महाराजा के नाम से लेबल की गई उनकी भुजिया अन्य साधारण भुजिया से अलग दिखने लगी और एक प्रीमियम स्थिति प्राप्त कर ली। इस नई ब्रांडिंग के साथ उन्होंने अपनी भुजिया की कीमत भी बढ़ाई और ग्राहकों ने खुशी खुशी उस कीमत को स्वीकार किया। अगले कुछ वर्षों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर व्यवसाय को अच्छी तरह स्थापित कर लिया था और अब 36 साल की उम्र में उनके पास एक पत्नी और 3 बेटे भी थे। घोर गरीबी से उठकर हल्दीराम के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब 1944 में उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। घर की महिलाओं के बीच संबंध बिगड़ने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि आखिरकार हल्दीराम को घर छोड़ना पड़ा और अपने परिवार से अलग होना पड़ा। लेकिन समस्या यह थी कि घर के साथ साथ हल्दीराम को व्यापार से भी निकाल दिया गया। वह व्यापार जिसे हल्दीराम ने अपने दिल से बनाया था, आज वही व्यापार उन्हें 1 पैसा भी नहीं दे रहा था और रातों रात वह अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गए। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के कारण उनके पास भावुक होने का समय नहीं था। हल्दीराम ने तुरंत खुद को संभाला और काम की तलाश शुरू कर दी। एक दिन जब वह बाजार में काम ढूंढ रहे थे, तभी किसी ने उनका नाम पुकारा। जब हल्दीराम ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके बचपन के एक दोस्त उनके पीछे खड़े थे। यह दोस्त कई सालों बाद बीकानेर वापस आया था और हल्दीराम ने उसे अपनी सारी स्थिति के बारे में बताया। सालों पहले हल्दीराम ने अपने मित्र की मदद 200 रुपए देकर की थी और सौभाग्यवश उसके मित्र ने इस उपकार को नहीं भुलाया था। उसी दिन उसने हल्दीराम को 100 रुपए वापस कर दिए
और ये 100 रुपए हल्दीराम के लिए जीवन रेखा साबित हुए। सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया और फिर व्यापार के विचार सोचने लगे। उनकी पत्नी चंपा देवी स्वादिष्ट मूंग दाल बनाया करती थीं और मूंग दाल बीकानेर के लोगों का प्रमुख व्यंजन भी था। फिर क्या था, उन्होंने मूंग दाल का व्यवसाय करने का निर्णय लिया। बचे हुए पैसों से उन्होंने मूंग दाल, मसाले और अन्य सामग्री खरीदी और एक अस्थायी रसोई भी स्थापित की। दोनों सुबह जल्दी उठकर मूंग दाल तैयार करते और फिर हल्दीराम पूरे दिन बाजार में घूम घूम कर यह व्यंजन स्थानीय मजदूरों और ऑफिस जाने वालों को बेचने लगे। थोड़े ही समय में उन्होंने मूंग दाल के साथ अपने असली शौक यानी भुजिया को भी बेचना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत, स्वाद और गुणवत्ता की वजह से उन्होंने एक वफादार ग्राहक वर्ग विकसित कर लिया और कुछ ही समय में उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर लेने के लिए पैसे जमा कर लिए। दुकान खुलने के थोड़े ही समय बाद बाजार में यह खबर फैल गई कि हल्दीराम और उनका डूंगर सेव वापस आ गया है। लोग उनकी दुकान पर लाइन लगाने लगे और जल्द ही हल्दीराम फिर से स्थानीय भुजिया किंग बन गए। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने केवल इस दुकान को बढ़ाने पर ध्यान दिया, लेकिन फिर 1950 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। हल्दीराम अपने मित्र की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे। वहां उन्होंने सभी मेहमानों के लिए भुजिया तैयार की और जब उन्होंने मेहमानों की प्रतिक्रिया देखी तो हल्दीराम को काफी आश्चर्य हुआ। उन लोगों को भुजिया इतनी पसंद आई कि वे न सिर्फ इसकी तारीफ कर रहे थे बल्कि हल्दीराम को थोक में ऑर्डर भी दे रहे थे। हल्दीराम समझ गए थे कि कोलकाता में अपने व्यापार का विस्तार करना एक बड़ा अवसर है, खासकर क्योंकि वहां भुजिया बेचने वाला कोई बड़ा प्रतिस्पर्धी नहीं था। 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और अपने बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता में व्यापार शुरू करने के लिए भेजा। यहां भी उन्होंने एक छोटे से घर और केवल 8 वर्ग फीट की एक दुकान से शुरुआत की। शुरुआत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे कोलकाता में भी उनके व्यवसाय का विकास होने लगा। जल्द ही उन्होंने प्रतिदिन 150 से 200 किलो भुजिया बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा बंगालियों को आकर्षित करने के लिए उनके स्वाद के अनुसार उन्होंने बंगाली मिक्सचर नामक एक नमकीन स्नैक लॉन्च किया जो काफी सफल रहा। अगले 12 वर्षों में उनकी दुकान 8 वर्ग फीट से बढ़कर 25 वर्ग फीट की हो गई और उनका व्यापार हर साल 2 गुना हो रहा था। बड़े शहर होने के कारण कोलकाता की शाखा का व्यापार अब बीकानेर की शाखा से भी बड़ा हो गया था। 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे सेटल हो चुके थे। उनके बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर के व्यवसाय को संभाल रहे थे। सतीदास ने परिवार से अलग होकर अपनी स्वतंत्र दुकानें खोल ली थीं और रामेश्वर लाल कोलकाता का व्यवसाय चला रहे थे। इसे देखते हुए हल्दीराम ने व्यापार से अर्ध सेवानिवृत्ति ले ली और केवल कभी-कभी व्यवसाय की देखरेख के लिए जाते थे। व्यापार पहले से ही अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह हल्दीराम के व्यवसाय की यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय साबित होने वाला था। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन, जो अब तक कोलकाता के व्यवसाय में अपने चाचा के साथ काम कर रहे थे, ने 1968 में नागपुर में हल्दीराम की एक शाखा खोलने का निर्णय लिया। नागपुर आने के बाद शिव किशन ने देखा कि वहां के लोग बालूशाही, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू जैसी मिठाइयां पसंद करते थे। मतलब वहां के लोग मिठाई के शौकीन थे, लेकिन अब तक वे भारत के अन्य हिस्सों की मिठाइयों से ज्यादा परिचित नहीं थे। इस अवसर को देखते हुए शिव किशन ने नागपुर में भुजिया के साथ अपनी पसंदीदा काजू कतली भी बेचना शुरू किया। शुरू में ग्राहकों को इसे खरीदने में हिचकिचाहट थी, इसलिए शिव किशन ने अपने ग्राहकों को मुफ्त में नमूने देना शुरू किया। एक बार स्वाद चखने के बाद लोग काजू कतली के दीवाने हो गए और इसकी मांग आसमान छूने लगी। इस सफलता को देखकर शिव किशन ने मलाई लड्डू, रसगुल्ला
और रसमलाई जैसी मिठाइयां भी बेचनी शुरू की और अनजाने में ही यह हल्दीराम के भारतीय मिठाई उद्योग का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने की शुरुआत थी। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम के 2 आउटलेट्स खुल चुके थे, लेकिन शिवकिशन यहीं नहीं रुकना चाहते थे। एक दिन शिवकिशन कीर्ति नामक एक रेस्तरां में गए, जिसने उनकी आंखें खोल दी। उस रेस्तरां में केवल डोसा और लस्सी मिलते थे और वहां हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। यहीं से शिवकिशन को हल्दीराम की दुकान को रेस्तरां में बदलने का विचार आया। दुकानें थीं। बाजार को समझने के बाद उन्होंने महसूस किया कि महाराष्ट्रियन लोग दक्षिण भारतीय व्यंजनों जैसे डोसा और इडली को अधिक पसंद करते हैं। अब वह अपने रेस्तरां में बीकानेर के लोकप्रिय स्नैक्स जैसे समोसा और कचौरी पेश करना चाहते थे, लेकिन पहले उन्हें ग्राहकों को रेस्तरां में लाना था। इसलिए उन्होंने उन व्यंजनों से शुरुआत की जो मांग में थे, यानी डोसा और इडली। शिवकिशन ने 30 सीटों वाला एक रेस्तरां खोला और जल्द ही उनके रेस्तरां की सभी सीटें भरने लगी। यह देखकर उन्होंने अपनी सीटिंग क्षमता को दोगुना कर दिया और साथ ही मेन्यू में समोसा और कचौरी भी जोड़ दिए। जो ग्राहक डोसा और इडली खाने आते, शिवकिशन उन्हें समोसा और कचौरी भी आजमाने के लिए कहते, और जैसा काजू कतली के साथ हुआ था वैसा ही अब हुआ। ज्यादातर ग्राहक जो एक बार उनके समोसे और कचौरी का स्वाद चखते, उनके नियमित ग्राहक बन जाते। अगले कुछ वर्षों में नागपुर में हल्दीराम के कई आउटलेट्स खोले गए और इसके कारण हल्दीराम नागपुर में केवल भुजिया का व्यवसाय न रहकर भारतीय स्नैक्स, मिठाइयों और रेस्तरां व्यवसाय में बदल गया। 1975 में कोलकाता शाखा के रामेश्वर लाल ने पारिवारिक व्यवसाय संरचना से अलग होकर स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया। एक समझौता हुआ जिसके अनुसार रामेश्वर लाल पश्चिम बंगाल के बाहर व्यापार नहीं करेंगे और मूलचंद और उनके बेटे पश्चिम बंगाल में प्रवेश नहीं करेंगे। इस समय तक नागपुर में हल्दीराम की शाखा बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन शिवकिशन के मन में इससे भी बड़े विचार थे। वह एक ऐसे शहर में विस्तार करना चाहते थे जो हल्दीराम को राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड बना सके, और वह शहर था भारत की राजधानी दिल्ली। शिवकिशन ने दिल्ली में विस्तार के लिए अपने छोटे भाई मनोहर लाल को चुना। तब तक मनोहर लाल बीकानेर के व्यवसाय में काम कर रहे थे और शिवकिशन उनमें बहुत संभावनाएं देख रहे थे। 1982 में मनोहर लाल अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए और देखा कि चांदनी चौक में प्रसिद्ध स्नैक्स विक्रेताओं की भरमार थी। उन्होंने अपने जीवन में इतना प्रतिस्पर्धा पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि प्रतिस्पर्धा के साथ साथ मांग भी बहुत थी। शिवकिशन की मदद से मनोहर लाल ने अपनी दुकान के लिए जगह खरीदी और 1983 में व्यापार शुरू किया। अगले 1 साल तक दिन रात मेहनत कर उन्होंने बाजार में अपनी प्रतिष्ठा बनाई और अपने खर्चों की भरपाई करने लगे। तभी एक बड़ी त्रासदी ने उन्हें आ घेरा। चासी के भीषण सिख विरोधी दंगों ने दिल्ली को जलाकर रख दिया और इस दौरान मनोहर लाल की कार्यशाला और घर भी जल गए। अगले 2 महीनों तक दिल्ली में हल्दीराम का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया, लेकिन मनोहर लाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागपुर और बीकानेर से वित्तीय सहायता ली और दिल्ली में 300 वर्ग फीट की नई कार्यशाला लेकर व्यापार फिर से शुरू किया। उनकी बनाई हुई प्रतिष्ठा काम आई और व्यापार ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने न केवल अपनी मौजूदा कार्यशाला का विस्तार किया, बल्कि 2000 वर्ग फीट की एक नई फैक्ट्री भी स्थापित की और नए आउटलेट्स भी खोले। व्यापार लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी हल्दीराम अभी तक एक मध्यम आकार का स्थानीय व्यवसाय ही था। लेकिन शिवकिशन और मनोहर लाल चाहते थे कि हल्दीराम एक विश्व स्तरीय उपभोक्ता ब्रांड बने। भारत के हर घर में उनके उत्पादों का उपयोग हो। वो बाबा साहब पीड़ित थे। उन्होंने देखा कि उदारीकरण के बाद पेप्सिको, केलॉग्स और नेस्ले जैसी कंपनियां भारत में सुविधाजनक भोजन, पैकेज्ड और रेडी टू ईट फूड बेचने लगी थीं। मूल रूप से ये विदेशी ब्रांड पश्चिमी संस्कृति का पैकेज्ड फूड भारतीयों को बेच रहे थे,
लेकिन हल्दीराम ने यहां एक बड़ी खाई देखी। ये सभी विदेशी ब्रांड हजारों करोड़ रुपए भारतीय बाजार में अपने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का प्रचार करने में लगा रहे थे, लेकिन उस समय कोई भी ब्रांड भारतीय स्नैक्स को लंबे शेल्फ लाइफ पैकेजिंग में नहीं बेच रहा था। इस अवसर को देखते हुए हल्दीराम ने सबसे पहले अपने उत्पाद जैसे बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया को नाइट्रोजन पैकेजिंग में बेचना शुरू किया, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कुछ महीनों तक हो गई। इस नई पैकेजिंग की वजह से हल्दीराम का व्यापार अब सिर्फ नागपुर या दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। अब भारत के सबसे छोटे शहरों में भी लोग हल्दीराम की भुजिया खरीद सकते थे। लॉन्च के बाद इन उत्पादों को ग्राहकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इसलिए हल्दीराम ने अपने पैकेज्ड फूड सेगमेंट को बढ़ाकर रसगुल्ला, सोन पापड़ी, अचार, कचौरी और यहां तक कि भेलपुरी तक कर दिया। थोड़े ही समय में हल्दीराम ने 400 से अधिक पैकेज्ड फूड आइटम बेचना शुरू कर दिया। विभिन्न आर्थिक क्षमता वाले उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने उत्पादों को विभिन्न पैक साइज में पेश किया। जैसे उनके कई उत्पादों के छोटे पैक सिर्फ 5 रुपए में उपलब्ध हैं, जबकि बड़े पैक 200 रुपए से भी अधिक तक के होते हैं। साथ ही उन्हें पता था कि स्नैक्स अक्सर तात्कालिक खरीद होते हैं, इसलिए अदीम बीसी के ब्यास्की के हल्दीराम ने रंगों की मनोविज्ञान का उपयोग करके अपनी पैकेजिंग को आकर्षक बनाया और अंत में भारत के हर कोने तक पहुंचने के लिए हल्दीराम ने 100 से अधिक वितरकों और लाखों खुदरा विक्रेताओं को जोड़ा। इन रणनीतियों के कारण आज भारत के लगभग हर घर में हल्दीराम के स्नैक्स खाए जाते हैं और अमेरिका, सिंगापुर, यूके जैसे 80 से अधिक देशों में भी हल्दीराम सबसे लोकप्रिय भारतीय स्नैक्स ब्रांडों में से एक है। लगभग 100 साल पहले हल्दीराम ने 2 पैसे में भुजिया बेचकर शुरुआत की थी और आज वही हल्दीराम 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय कर चुका है। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel.